नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सभी का आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हो दोस्तों? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ रहे थे और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो अपना एक तरह से कंप्लीट हो गया था, लेकिन जो अप्रत्यक्ष रूप से जो क्वेश्चन पूछा था इनडायरेक्ट रूप से इस चैप्टर से, उनका अपन थोड़ा एनालिसिस कर रहे थे। तो आप सभी को पता है कि अपने जो वर्ल्ड लेवल पर जो संस्थाएं थी, जैसे कि अपने WTO विश्व व्यापार संगठन, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सभी का अपन ने अध्ययन कर लिया। फिर अपन और भी कुछ संस्थाएं थी, जैसे कि ADB थी, ANDB थी, एक्जिम बैंक था, इनका भी दोस्तों अपन ने अध्ययन कर लिया है। आज दोस्तों अपन जो पढ़ेंगे, आज अपन थोड़ा बहुत जानेंगे कि भाई जब अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में, तो उस समय अपनी जो 5वीं औद्योगिक नीति भी दोस्तों घोषित हुई थी। कौन सी घोषित हुई थी? 5वीं औद्योगिक नीति 1991 में। इसका मतलब ये भी कब हुई थी दोस्तों? आपकी 24 जुलाई 1991 को घोषित हुई थी। इसका मतलब औद्योगिक नीति भी घोषित हुई थी और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी थी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी थे। तो इसका मतलब औद्योगिक नीति की बात आई। तो दोस्तों अपने को औद्योगिक नीतियों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना। इनसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ जाते, लेकिन ऊपर ऊपर से इनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो क्यों ना अपन इनका भी एक थोड़ा सा शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं इन नीतियों के बारे में कि अपने देश में औद्योगिक नीतियाँ कब कब बनी, है ना। तो अपने देश में कितनी औद्योगिक नीतियाँ आई, तो उनके बारे में भी दोस्तों अपने को थोड़ा सा अध्ययन करना जरूरी है। तो दोस्तों जैसे अपने देश में प्रथम औद्योगिक नीति, आप सभी को पता है कि प्रथम औद्योगिक नीति सन 1948 में आई थी। कब आई थी दोस्तों? 1948 में आई थी। अप्रैल और 6 अप्रैल 1948 को आई थी। और किसके द्वारा घोषणा हुई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में आपकी की जाती है। फिर दोस्तों आपकी दूसरी औद्योगिक नीति कब आई थी दोस्तों? आपकी 1956 में आपकी दूसरी औद्योगिक नीति आती है दोस्तों। उसके बाद में आपकी 1977 में एक औद्योगिक नीति आती है। फिर दोस्तों आपकी 1980 में आती है। और नई जो औद्योगिक नीति है, 5वीं औद्योगिक नीति आपकी दोस्तों कब आती है? 1991 में आती है। ठीक है, तो इस समय आपको पता है इस समय की अपनी इसकी घोषणा किसने की थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी घोषणा दोस्तों P चिदम्बरम ने की थी। इसकी घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। इसकी घोषणा दोस्तों भी पढ़ेंगे अपन, जॉर्ज फर्नांडिस ने की थी। और 1977 में आपके दोस्तों जिला उद्योग केंद्र स्थापित किए थे। जिला उद्योग केंद्र स्थापित किए गए थे। कब किए थे? 1977 में। ये भी दोस्तों एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों अपन जिला उद्योग केंद्रों के बारे में भी 1977 की औद्योगिक नीति की में अध्ययन करेंगे। तो 1948 की पढ़ेंगे, 1956 की औद्योगिक नीति पढ़ेंगे, 77 की, 80 की और 1991 की। तो दोस्तों इन सभी औद्योगिक नीतियों का अपन अध्ययन करेंगे। दूसरी जो औद्योगिक नीति है उसको पढ़ेंगे। इसको मैग्ना कार्टा भी कहा गया है या आर्थिक संविधान के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोस्तों इन सभी नीतियों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। और आप सभी ने दोस्तों एक चीज बहुत ही बढ़िया सुनी होगी, तो 1956 में द्वितीय आपकी औद्योगिक नीति आई थी। कौन सी नीति आई थी? द्वितीय औद्योगिक नीति, जिसमें 3 लौह इस्पात कारखाने खोले गए थे। 3 लौह इस्पात कारखाने खोले गए थे। सबको पता है दोस्तों 3 लौह इस्पात कारखाने खोले गए थे। आप सभी को पता है कौन कौन से खोले गए थे। एक तो आपका कौन सा खोला गया था? भिलाई में खोला गया था। भिलाई में खोला गया था। एक आपका खोला गया था राउरकेला। कहाँ खोला गया था दोस्तों? राउरकेला में खोला गया था। एक आपका दोस्तों भिलाई में खोला गया था और एक आपका दुर्गापुरा में खोला गया था, या दुर्गापुर में खोला गया था। तो दोस्तों राउरकेला जो इस्पात केंद्र कहाँ था? उड़ीसा में था। भिलाई कहाँ था? आपका छत्तीसगढ़ में था। और दुर्गापुर आपका कहाँ था दोस्तों? बताएंगे, पश्चिमी बंगाल में था। फिर दोस्तों अपन ये भी देखते हैं कि ये किस किस के सहयोग से खोले गए थे। तो भिलाई किसके सहयोग से खोला गया था? रूस के दोस्त से खोला गया था। राउरकेला जो उड़ीसा था ये किसके दोस्त, किस जर्मनी के सहयोग से खोला गया था। और जो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, ये किसके सहयोग से खोला गया था? ब्रिटेन के सहयोग से दोस्तों खोला गया था। तो इनका भी अपन अध्ययन करेंगे। सभी ने आपने पढ़ रखा होगा
नहीं भी पढ़ रखा है तो मैं बता दूंगा आपको। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर कैसे याद करेंगे अपन, मैं ट्रिक बता दूंगा आपको। ये कल्याण, जैसे राउरकेला, केला से ज़्यादा कहाँ होता है, ये मानेंगे अपन उड़ीसा में होता है। केला से ज़्यादा कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है। और भिलाई मतलब बलाई, बलाई करो तो कितने लोगों की करो, 36 लोगों की करो। तो भिलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। और दुर्गापुर कहाँ है, पश्चिमी बंगाल में। कैसे याद करोगे, आपको पता है थोड़ा, अपने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होते हैं, वहाँ पूजा होती है माता की, दुर्गा माता की पूजा होती है, तो वहाँ थोड़ा सा विवाद भी हो जाता है ना। तो वो कहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल में है। तो दुर्गापुर ऐसे सुनते हैं ना बड़ा अखबारों में, या ऐसे मान लो कि गलत अफवाह फैलाते हैं, तो अपन लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि दुर्गा दुर्गा माता की पूजा कहाँ होती है, वहाँ पर पूजा भी होती है शायद पश्चिम बंगाल में, कौन सी माता की है ना। तो दुर्गा माता की जो पूजा होती है वहाँ कहाँ होती है, पश्चिमी बंगाल में होती है। और फिर किसके सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से। याद कैसे करोगे भाई, बल्लाई कितने लोगों की करो, 36 लोगों की करो। दुर्गा माता का मंदिर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। और राउर केला, केले क्या होते हैं, उड़ीसा में होते हैं। अब देखो ये किसके सहयोग से था, केला, राउर केला उड़ीसा, जर्मनी से। ये मान लो केला होता है ना, केला, उसकी क्या लग गई, जर्मनी, मतलब जर लग गई, केले के तो जर लग गई। और बिलाई, बलाई कितने लोगों की करो, 36 लोगों की करो। लेकिन फिर भी वो क्या गए, 36 लोगों की बलाई की, फिर भी वो क्या हो गई, रूस गए। तो ये रूस हो गया। और दुर्गापुर कहाँ आता है, बंगाल में। और ब्रिटेन अपने देश पर किसका पहले जो अधिकार था, या तो ब्रिटेन लोगों का था। तो दुर्गा माता ने इनको क्या किया, ब्रिटेन लोगों को भगाया। तो अपन कैसे याद कर लेंगे, तो ऐसे अपने इस ऐसे ट्रिक से ऐसे याद कर लेंगे। तो अपने पास कितने उद्योग थे बताओ, राउर केला। अब ये भी सर, ये भी याद नहीं हो रहा, तो वैसा आरबीडी कर लो। आरबीडी पब्लिकेशन नहीं होता क्या, आरबीडी पब्लिकेशन मैंने बताया भी था मेरे यूट्यूब वीडियो में कि आपको आरबीडी पब्लिकेशन की क्या लानी है, बिजनेस की, बिजनेस लॉ की, इन सभी की क्या लानी है, बुक लानी है। ठीक है। और मैंने उस समय उस राइटर का नाम नहीं बताया था, मेरे को राइटर का नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा था। राइटर जो आरबीडी की जो बुक्स थी, तो वो RL नौलखा था वो राइटर। RL नौलखा की बुक्स आती है अच्छी आरबीडी में, ठीक है ना। आरबीडी की, जिसमें आपका बिजनेस लॉ या कंपनी अधिनियम पूरा इसमें आ जाता है। अच्छी बुक्स है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आपका कवर हो जाता है। RL नौलखा। तो आरबीडी याद कर लो। तो आर पर तो हो गया राउर केला, बी पर हो गया आपके की बिलाई, और डी पर हो गया आपका दुर्गापुर। तो आपके 3 लोह इस्पात संयंत्र खोले गए थे। कौन सी औद्योगिक नीति में, 1956 की औद्योगिक नीति में। तो राउर केला, तो केले कहाँ होते हैं ज़्यादा, तो आप कहोगे सर उड़ीसा में होते हैं। बलाई, बलाई कितने लोगों की करो, तो आप कहोगे सर 36 लोगों की करो। तो कहाँ होगा 36 में। दुर्गापुरा, दुर्गा माता की पूजा कहाँ होती है, तो आप कहोगे सर पश्चिमी बंगाल में होती है। ठीक है। तो दुर्गा माता ने किसको भगाया था, तो आप कहोगे सर ब्रिटेन वाले लोगों को भगाया था। ठीक है। बलाई लोग कितने लोगों की करोगे, 36 लोगों के। लेकिन 36 लोग फिर भी क्या हो गए, रूस गए। ठीक है भाई। राहुल केला, केले के क्या लग गई, जर लग गई, तो जर से बन गया जर्मनी। तो ये दोस्तों ये आरबीडी, और ये इस ट्रिक से आप जो औद्योगिक नीति में होते हैं उन उद्योगों की अपने याद कर लेंगे। फिर 1977 में एक ही क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो जिला उद्योग के अंदर 1970 कई बार एग्जाम में आया भी है। और 1991 की औद्योगिक नीति अपन पढ़ी लेंगे। उसमें अपने लाइसेंस का अपने पढ़ी लिया था। वर्तमान में लाइसेंस लेने वाले उद्योगों की संख्या कितनी है, 4 है, जो मैंने आपको बता भी दिया था। तंबाकू या सिगार से बने हुए पदार्थ मैंने आपको बता दिए थे, तंबाकू या सिगार से बने हुए तो बताए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स या रक्षा उपकरण बताए थे, या कोई रासायनिक से बने हुए, ये सारे मैंने आपको बता दिए थे। तो नोट्स में चारों के नाम वापस नहीं लिखाऊंगा, आपको वापस नोट्स में देख के बनाओ तो बता देना। और 2 आपके कौन से बच गए थे दोस्तों, आरक्षित उद्योग बच गए थे। आरक्षित में कौन कौन से बच गए थे, रेलवे और परमाणु। ये भी दोस्तों आपको सारा मैंने एकदम ऑथेंटिक मैटर लिखा दिया गया है। और 1991 की जो औद्योगिक नीति आई थी उसमें आपको बता दिया था प्रधानमंत्री कौन थे, PV नरसिम्हा राव थे। और उस समय के वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधारों का क्या कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। और इस औद्योगिक नीति की घोषणा किसने की थी, P चिदम्बरम ने की थी। और प्रथम की किसने की थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। दोस्तों इन सभी के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो आप नोट्स तैयार करो, फिर मैं आगे और बता दूंगा अपन को कब किस किस के बारे में, उद्योगों के बारे में बात करेंगे। IDBI की स्थापना 1964 में हुई थी। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिडबी का ऑफिस लखनऊ है, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। इन सभी के बारे में भी अपने अध्ययन कर लेंगे। बढ़िया बढ़िया अपना आज अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों औद्योगिक नीतियों के बारे में। तो आप कैसे हो, मस्त होगे, तैयार हो जाओ मेरे साथ लिखने के लिए। साफ कर लेते हैं एक बार, फिर चालू करते हैं। मैं बताता हूँ आपको क्या हेडलाइन लिखनी है।
डालो दोस्तों, हेडलाइन डालो औद्योगिक विकास। हेडलाइन होगी। आज अपन नए पेज में अपन पढ़ेंगे दोस्तों, आज उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग। तो आज आपकी होगी औद्योगिक विकास। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है औद्योगिक विकास, फिर पढ़ेंगे औद्योगिक नीतियाँ क्या होती है, इनके बारे में अपन शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ने वाले हैं। तो पहले बात तो अपन लिखेंगे औद्योगिक विकास क्या हुआ, तो लिखो अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र की भूमिका। आप लगाएंगे अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र की भूमिका। अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र की भूमिका, कि अर्थव्यवस्था में जो औद्योगिक क्षेत्र है इसकी क्या भूमिका होती है। अरे भाई ये बताओ मेरे को, अपन देखो ये चालू करें तो ऐसा नहीं पढ़ना। देखो उद्योग, उद्योग किसे कहते हैं अपन ने पहले कर लिया उद्योग को। आपको सर प्राथमिक उद्योग, द्वितीय उद्योग, तृतीय उद्योग, वो अपन ने सारा कवर कर लिया है ना। तो फालतू बातें अपन नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों पर बात करेंगे अपन सीधी। बस अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र की भूमिका क्या होगी भाई मेरे को ये बताओ। वही थ्योरी वाली बात आ गई, थ्योरी में ज़्यादा लिखा था नहीं, आपको पता है। आप ये फाँप देनी है ना तो कॉलेज बहुत है इनके लिए। अब बताओ उद्योग होंगे तो क्या हो गए, रोजगार बढ़ेगा क्या। आपको सर रोजगार बढ़ेगा, उद्योग होगा तो देश का विकास होगा, देश का आर्थिक विकास होगा, देश का संतुलित विकास होगा, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। होता नहीं, उद्योगों में तो रोजगार भी बढ़ता है, रोजगार के अवसरों में भी बढ़ता है, देश की जीडीपी भी बढ़ती है, देश की राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है। ये सारे है, उत्पादन में भी देश का संतुलित विकास होगा। सारी चीज़ें जो 20-30 पॉइंट है वो आपको लिखते हैं। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक छोटी सी लाइन में, वन लाइनर में आपको लिखा देता हूँ कि भाई अर्थव्यवस्था में जो औद्योगिक क्षेत्र होता है, औद्योगिक क्षेत्र होता है तो उसकी क्या भूमिका रहती है। तो आप लिखेंगे दोस्तों क्या भूमिका रहती है, तो लिखो आय में वृद्धि, आय में वृद्धि होती नहीं होती है। अरे औद्योगिक क्षेत्र में आय में वृद्धि होगी नहीं होगी। अब कोई तो ऐसे लिखेगा आय में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, इस कॉपी को पूरी कर देगा। अपन को फालतू नहीं बनना कॉपी। जितनी कॉपी आपके पास पतली होगी ना दोस्तों, आपका सिलेक्शन उतना जल्दी होगा। तो कॉपी को कम से कम पढ़ने की कोशिश करो, और मैं भी यही चाहता हूँ कि कम से कम कॉपी भरे। फिर भी देखो हो ही जाती है दोस्तों। आय में वृद्धि होती है और क्या होती है, उद्योगों से आय में वृद्धि होती है और क्या होती है बताओ, रोजगार में वृद्धि होती है क्या। रोजगार में वृद्धि को जो मैंने बताया वो हो गया आधारभूत ढांचे का विकास, लिख लो। और क्या होता है आधारभूत, एक ही लाइन में लिखना दोस्तों, आधारभूत ढांचे का विकास। और उद्योग होगा तो क्या संसाधनों का सदुपयोग हो जाएगा क्या, तो लिख लो संसाधनों का सदुपयोग, सदुपयोग। ये लो सर, या लिख दो आदि, खत्म। चार ही बात लिखेंगे अपन, कुछ नहीं होगा। आप सभी को पता है उद्योग होंगे तो क्या होता है, आय में भी वृद्धि होती है, रोजगार में वृद्धि होती है, आधारभूत ढांचे का भी विकास होता है और संसाधन का सदुपयोग भी होता है, गरीबी भी कम होती है। पता नहीं क्या क्या होता है, कुछ नहीं लिखना आपको फालतू, इतना ही लिखना है। नेक्स्ट लिखो औद्योगिक नीतियाँ। अब लिखो नीचे लिखो औद्योगिक नीतियाँ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश दोस्तों आपको हर चीज़ ही लिख रहे हैं। आपको ग्लोसरी, आपके टर्मिनोलॉजी या आपके टर्म्स बोथ बोथ में होने चाहिए, मतलब बाईलैंग्वेज होने चाहिए, हिंदी और इंग्लिश। इससे क्या पढ़ने जो पढ़ते हो ना वो बहुत आसान रहता है आपका पढ़ना दोस्तों। लगता है ऐसा शुरू शुरू में यार अपनी इंग्लिश अपने को नहीं आती है। राजस्थान में लोगों की ये मैंने देखा भी है कि इंग्लिश में वो थोड़ा वीक होते हैं, लेकिन जो अपने जो टर्म्स इंग्लिश में भी काम में लेंगे ना तो आपको जो पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। मैंने पहले भी बता दिया। इसी प्रकार आप साइकोलॉजी में पढ़ते हो तो उसमें भी दोस्तों आप दोनों वर्ड्स या दोनों बाइलिंगुअल मतलब किया करो, मतलब बहुत अच्छा होता है। आजकल कुछ अपन देखते हैं कंपटीशन एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन क्या होते हैं कि वो हिंदी में नहीं आते, कि इंग्लिश में आ जाते हैं दोस्तों। तो आपको इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए, इससे आपको घबराना नहीं, आपको इसके साथ में आना है, कोऑर्डिनेशन करना है हिंदी प्लस इंग्लिश का। तो औद्योगिक नीतियाँ, कॉमर्स वालों की तो वैसे इंग्लिश ठीक रहती है वैसे। औद्योगिक नीतियाँ, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज,
पॉलिसीज, या तो पॉलिसी लिख लो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, या औद्योगिक नीतियाँ है तो वर्ड भी प्लूरल ही बनेगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी से औद्योगिक नीतियाँ। क्या होती है औद्योगिक नीतियाँ, पहले तो इसकी अपन थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखो, देश के औद्योगिक विकास, देश के औद्योगिक विकास। भाई औद्योगिक नीतियाँ होती क्या है भाई, पॉलिसी क्यों बनाती है, तो किसी भी चीज़ का अपन को नियमन करना है, नियंत्रण करना है, उसको निर्देशित करना है ना, आदि जो पॉलिसी होती है वो क्या होती है, औद्योगिक नीतियाँ होती है। देखो तो देश के औद्योगिक विकास के, देश के औद्योगिक विकास के नियमन, नियंत्रण व निर्देशित करने वाली। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, मैं पहले बता देता हूँ आपको, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, फिर अपन भाई इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए ना। तो देश के औद्योगिक विकास के नियमन, नियंत्रण व निर्देशित करने वाली नीतियाँ, निर्देशित करने वाली नीतियाँ औद्योगिक नीतियाँ कहलाती है, औद्योगिक नीतियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है, औद्योगिक नीति। अब औद्योगिक नीतियाँ कौन कौन सी है उनके बारे में दोस्तों अपन पढ़ लेते हैं। चलो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, फिर अपन ऊपर से पढ़ेंगे ना हर चीज़ को। तो अब अपन दोस्तों औद्योगिक नीतियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी औद्योगिक नीतियाँ है। तो दोस्तों अपन औद्योगिक नीतियों के बारे में पढ़ लेते हैं। औद्योगिक नीतियाँ कौन कौन सी है, ये चार्ट तो अपना लास्ट तक रहेगा, जैसा कि आपको पता है मैं पढ़ाता हूँ। ये चार्ट ऊपर का ऐसा वैसा ही दिखता रहेगा आपको, औद्योगिक नीतियाँ जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक इसको मिटाऊंगा नहीं मैं। तो औद्योगिक नीतियाँ कितनी है, 5 है क्या, 1 2, एक यहाँ से बना लो, 3, एक यहाँ बना दो, 4 है, 5 हो। तो बताओ दोस्तों पहली औद्योगिक नीति कौन कब आई थी, 1948 में लिख लो, है ना। फिर कब आई थी, 1956 में आई थी, 56 लिख लो। फिर कब आई थी दोस्तों, 1977 में आई थी। फिर कब आई थी दोस्तों, 1980 में आई थी। और फिर कब आई थी दोस्तों, 1991 में आई थी। इस प्रकार की ये औद्योगिक नीतियाँ हैं। अब अपन इनको क्रम से 1 2 3 4 कर लेते हैं। लिखो, देशी भाषा में लिख लो। देखो लिखने में प्रथम औद्योगिक नीति भी लिख सकते हैं अपन, लिखेंगे पहली औद्योगिक नीति। लिखो आप, हेडलाइन डालो, प्रथम ही लिख लो इसकी, तो प्रथम को सब प्रथम ही बोलते हैं। लिखो प्रथम औद्योगिक नीति 1948, प्रथम औद्योगिक नीति 1948, ठीक है। अब लिखो इसमें घोषणा 6 अप्रैल, घोषणा कब हुई इसकी, 6 अप्रैल 1948 को, किसके द्वारा, भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये लो दोस्तों, उतारो। प्रथम औद्योगिक नीति 1948, घोषणा 6 अप्रैल 1948 को, किसके द्वारा, भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब आगे वो लिख लो, इस नीति में, इस औद्योगिक नीति में या इस नीति में, इस नीति में
उद्योगों को, इस नीति में उद्योगों को, आज तो राइटिंग अच्छी आ रही है दोस्तों, इस नीति में उद्योगों को, आप भी अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना, इस नीति में उद्योगों को चार भागों में बांटा गया। इस नीति में उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया? चार भागों में बांटा गया। तो अपने भी चार भाग बना दो इस औद्योगिक नीति के, चार भागों बना दो इस औद्योगिक नीति को, चार भागों में बांटा गया। इस औद्योगिक नीति में आपके जो उद्योग थे ना दोस्तों, उनको कितने भागों में बांटा गया? चार भागों में बांटा गया। अभी बात कर लेंगे, निजी है, सार्वजनिक व निजी है, निजी उद्योगों द्वारा है, शेष जो बच गए ऐसे ना, चार भागों में अपने इनका अध्ययन कर लेंगे। तो आप नोट्स उतारते जाओ। लिखो दोस्तों चार भागों में, तो आप लिखेंगे यहाँ प्रथम भाग, यहाँ लिखेंगे आप द्वितीय भाग, ऊपर भी लिख सकते हो, आगे बात कहीं भी लिख सकते हो, यहाँ लिख लेना इसको, द्वितीय भाग है ना, कैसे भी देख लो आप, तृतीय भाग और चतुर्थ भाग है ना, चार भागों में बांटा गया। प्रथम भाग लिखो, प्रथम भाग में लिखो सरकार के एकाधिकार वाले, जिस पर सरकार का एकाधिकार था, सरकार के एकाधिकार वाले उद्योग। अब दूसरे में लिखेंगे निजी व सार्वजनिक वाले, सरकार व निजी क्षेत्र वाले, सरकार व निजी क्षेत्र वाले उद्योग में, सरकार और दोनों आगे तो कौन सा हो गया? सरकार व निजी वाला कौन सा हो गया? मिश्रित हो गया क्या? इसको आप मिश्रित, अब पहला हो गया सरकार का, दूसरा हो गया सरकार व निजी, तीसरा अपन पढ़ेंगे निजी वाला ना। देखो ये लिख लो, तीसरा आ गया ना, तो वे उद्योग जिनका संचालन, उद्योगपतियों द्वारा किया जाता था, नियंत्रण व जो नियंत्रण में विनियमन सरकार द्वारा, कोष्टक में ये लिख देना है ना। ऐसा दोस्तों ये बता रहा हूँ मैं आपको, इतना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। वही चार भागों में बांट दिया, सरकार के वाले, सरकार निजी क्षेत्र वाले उद्योग, इतना आप बस लिख ही लो, इतना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इस पे अपन को दिमाग में नहीं लगाना है। बस आप याद रख लेना कि प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में आई थी, 6 अप्रैल 1948, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो स्टार, इसके स्टार लगा देना, ये मोस्ट है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 6 अप्रैल 1948 इसकी डेट मुख्य है, और ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इनमें तो दोस्तों उद्योग भी बहुत थे अभी तो, मैं अभी बताता हूँ दोस्तों आपको ना। और लास्ट वो निजी शेष जो बच गए वो निजी वाले, ये वो लिख लो दोस्तों, शेष निजी क्षेत्र द्वारा, स्थापित व संचालित उद्योग, ये चतुर्थ भागों में ऐसे बांटा था दोस्तों। इनमें चार भागों में इसमें इस प्रकार बांटा था। बस इतना ही है दोस्तों। अब दोस्तों क्या था, सरकार के एकाधिकार वाले भी अपन लिखते, रेलवे पता नहीं कौन कौन से, निजी भी लिखते, मिलावट वाले, इनका भरने से यहाँ 5-10 कॉपी भरने से कोई मतलब नहीं है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं फालतू कचरे को नहीं लिखाता हूँ दोस्तों, तो बस मैं इतना ही लिखा रहा हूँ, ये भी कोई थोड़ी आपकी बेसिक नॉलेज के लिए। तो आपकी प्रथम औद्योगिक नीति कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी औद्योगिक नीति पढ़ेंगे अपन 1956 के बारे में। तो दोस्तों उतार लो आप आराम से। लिखो दोस्तों, लिखो रेड पेन से। दूसरी
औद्योगिक नीति कब आई दोस्तों? 1956। दूसरी औद्योगिक नीति कब आई दोस्तों? 1956। पहले वाली कब घोषित की थी? 6 अप्रैल को। ये हो गई 30 अप्रैल को। तो दूसरी औद्योगिक नीति 1956। इसकी घोषणा कब लिखेंगे दोस्तों? इसकी घोषणा भी अप्रैल में हुई थी, अप्रैल 1956 में हुई थी। तो इसकी घोषणा आपकी हो गई 30 अप्रैल 1956 में। ठीक है, इसमें नहीं है किसने घोषणा की थी वो, है ना। हर में कोई जरूरी नहीं हर में आए वो, है ना। तो अपन पढ़ रहे हैं दूसरी औद्योगिक नीति 1956, घोषणा 30 अप्रैल 1956। ये बड़ी मोस्ट है, देखो। इसे, ये मोस्ट है, लिखो इसे औद्योगिक है दोस्तों, है। इसे औद्योगिक नीति का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे औद्योगिक नीति का मेग्ना कार्टा या आर्थिक संविधान नहीं पढ़ेंगे। इसे औद्योगिक नीति का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। उतारो इसे उद्योग द्वितीय जो उद्योग, ये बड़ी मोस्ट है दोस्तों, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे को इंपॉर्टेंट लगी। तो दूसरी औद्योगिक नीति, इससे औद्योगिक नीति का क्या कहा जाता है दोस्तों? मेग्ना कार्टा कहा जाता है। थोड़ा सा वो लिखना चाहो तो लिख लो, यही है ज़्यादा मोस्ट तो यही है। या आर्थिक वो भी लिख लो, मैं जो भी बता रहा हूँ वो भी लिख लो, आर्थिक संविधान। वह भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। वह भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। कौन सी औद्योगिक नीति की बात करें दोस्तों? अपने दूसरी औद्योगिक नीति की बात कर रहे हैं। ठीक है, लिखो दोस्तों, इस नीति में ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लिख लो। इस नीति में एलपीक्यू लागू किया गया। ये एलपीक्यू क्या आ गया सर आपको? हो गए, देखो ये हो गया लाइसेंस, पी हो गया परमिट, और ये हो गया आपका कोटा। लाइसेंस, परमिट, कोटा जो अपन किस में पढ़ा था? उदारीकरण में पढ़ा था। तो इस नीति में एलपीक्यू लागू किया गया। आगे इसमें आगे पढ़ो, आगे लिखो। इस नीति को भी 3 भागों में बांटा गया है। लिखो इस नीति में उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। इस नीति में उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है वो लिख लो दोस्तों। 3 भाग लिख लो। फर्स्ट ऐसे लिख लो, नहीं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इस नीति में उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? इस नीति में उद्योगों को आपको 3 भागों में बांटा गया। वो एकाधिकार वाले वो आ जाएंगे दोस्तों। सरकार के एकाधिकार वाले उद्योग, सरकार के एकाधिकार वाले उद्योग, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र वाले उद्योग, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र वाले उद्योग, और शेष निजी क्षेत्र के उद्योग, शेष सभी निजी क्षेत्र वाले उद्योग। ये लो कितने भागों में? 3 भागों में। वही चीज है, सरकार के वाले, सार्वजनिक में, निजी मिक्स में, और शेष सभी निजी क्षेत्र वाले को। देखो जो सरकार के वाले थे उसको तो अनुसूची ए नाम दिया गया, और सार्वजनिक निजी क्षेत्र वाले को अनुसूची ब भी नाम दिया गया था। तो ये भी आप दोस्तों कोष्टक में लिखे, अनुसूची ए में रखा गया, कोष्टक में अनुसूची ब में रखा गया,
ठीक है, इनको किसी में नहीं रखा गया, ऐसा मतलब है ना। ठीक है, अनुसूची ए में रखा गया और अनुसूची ब में रखा गया। वो अपने वाला मेन चीज था, वो तो अपना है नहीं, वो लिखेंगे अब यहाँ पर मोस्ट। राहुल केला हार, बताओ केले के लग गई जंग, जर्मनी। केला कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। आर बी डी, बी पर क्या आ जाएगा बता दो। देखिए बी पर क्या आ जाएगा, बी फोर बल्ला नहीं होएगा, ध्यान रखना यहाँ पर। बी फोर बैट करने लग जाओ आप, पता है नहीं भाई आपका। ठीक है, तो अपन उन तीनों की भी बात अब कर लेते हैं। लिखो देखो, इस नीति के समय, इस नीति के समय तीन लोहे, तीन लोहे क्या, तीन इस्पात लिख लो, तीन लोहे इस्पात लिखो, तीन लोहे इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। कितने खाने के? तीन। ये भी मोस्ट है दोस्तों, तीन लोहे इस्पात खाने, तो तीन लोहे इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। कौन कौन से इस्पात वो स्थापित किए गए? बताओ। देखिए अभी बताया था आपको, बताओ देखो कौन कौन सा है। RBD, ऐसे ट्रिक लगा लो, या तो ट्रिक साइड में लिखी जाती है हमेशा। RBD, तो आर का तो क्या हो गया बताओ? राउरकेला, बी का क्या हो जाएगा? भलाई वाला, भिलाई। और डी का क्या हो जाएगा? दुर्गापुरा, पूरा लिख लो है ना, या दुर्गापुर लिख लो। ठीक है, अब कौन सी नीति में हुए थे 1956 में? तो बताओ राहुल केला तो कहाँ है? बताओ देखिए मेरे को, राहुल केला तो कहाँ है दोस्तों आपका? तो आप होगे सर उड़ीसा में है। ओके, भिलाई कहाँ है? तो आप होगे सर ये है आपका छत्तीसगढ़ में। ओके साहब। और दुर्गापुरा कहाँ है आपका? आप होगे सर ये तो पश्चिमी बंगाल में है। ओके भाई, किसकी सहायता से? राहुल केला, केले के लग गई जर, तो ये तो हो गया। यहाँ आप छोटा सा लिख लेना, सहयोग है ना, ये लिख देना। चलो, जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। भलाई कितने लोगों को? 36 लोगों की। फिर भी वो क्या हो गए? रूस गए, तो ये हो जाएगा रूस के सहयोग से। दुर्गापुरा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। किसके सहयोग से? ये हो गया ब्रिटेन के सहयोग। बता लो दोस्तों आराम से। इस प्रकार अपनी दूसरी औद्योगिक नीति भी कंप्लीट हो गई। ये डायग्राम मेरे इसलिए काम में आता है, इसीलिए आपको अच्छा भी लगेगा। इसको साफ कर दूंगा, फिर भी आपकी ये इमेज दिखती रहेगी आपको। ये इमेज आपके कॉपी में भी आपकी इसी प्रकार होनी चाहिए। तो प्रथम औद्योगिक नीति हो गई, द्वितीय औद्योगिक 1956 भी हो गई। द्वितीय औद्योगिक नीति अपने देख लिया कि ये 30 अप्रैल 1956 को घोषणा की गई इसकी। इसे जो औद्योगिक नीति, इसी का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है, या भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। और इस औद्योगिक नीति में क्या हुआ था? तीन जो कारखाने थे उन वो स्थापित हुए थे। तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई आपका कहाँ है बताओ? छत्तीसगढ़ में है। और आपका दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुरा वाला तो ब्रिटेन के सहयोग से था, राउरकेला उड़ीसा वाला जर्मनी के सहयोग से था, और आपका भिलाई छत्तीस वाला किसके सहयोग से था? रूस के सहयोग से था। तो दोस्तों इस प्रकार आपकी दूसरी औद्योगिक नीति भी कंप्लीट हो गई बिना समय व्यतीत किए हुए। दोस्तों समय का अपने पास बहुत ज़्यादा अभाव है, तो अपने तीसरी औद्योगिक नीति पढ़ लेते हैं। अभी तीसरी औद्योगिक भी कंप्लीट कर देंगे। लगाओ 200 करो, हेडलाइन लगाओ। तीसरी औद्योगिक नीति कब आई? 1977। लिखो सर, घोषणा लिखो। तीसरी औद्योगिक नीति घोषणा लिखो 1977 में लिखो दोस्तों। दिसंबर 1977 भाई, नाम तो सुना ही होगा इनका भी, जॉर्ज फर्नांडिस। लो भाई, जॉर्ज फर्नांडिस। तीसरी औद्योगिक नीति का भाई दोस्तों 1977 में आई। इसकी घोषणा 23 दिसंबर 1977 को ही भाई जॉर्ज फर्नांडिस। उतारो।
इस औद्योगिक नीति में क्या हुआ था ये लिखो, ये बड़ा मोस्ट है, तो रेड के पेन से लिखता हूँ मोस्ट, तो ये लिखो जिला उद्योग केंद्रों, जिला उद्योग केंद्रों, केंद्र के लिए जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना हुई थी। इस समय जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? तो आप लिखेंगे 1977। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर आ सकता है वेरी मोस्ट। नेक्स्ट लिखो राजस्थान में वर्तमान में कितने जिला, लिखो राजस्थान में वर्तमान में 36 जिला उपकेंद्र है। लिखो उपकेंद्र क्या, जिला। राजस्थान में वर्तमान में 36 जिला उद्योग केंद्र है। राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र कितने हैं? 36 है। और जिला उद्योग केंद्र की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1977 में हुई। ठीक है, तीसरी भी कंप्लीट हो गई। अब लिखो चौथी, तीसरी कंप्लीट हो गई। अब लिखो दोस्तों चौथी उद्योग कब आएगी? 1980 में। उठा लिया होगा आपने, उठा लो आराम से। फटाफट हो गई। ये लो दोस्तों, अभी अपन फट रहे थे, बातें कर रहे थे, इसके भी टिक लगा देंगे। ये लो, इसके भी अपने टिक लगा दिया। अब 1980 के भी थोड़ी देर में टिक लगा देंगे। देखो दोस्तों चौथी, उतारो चाहिए दोस्तों ना, चौथी औद्योगिक नीति 1980। चौथी औद्योगिक नीति 1980। घोषणा लिखो 23 जुलाई 1980 बाई प्रणब मुखर्जी। ये लो दोस्तों, चौथी औद्योगिक नीति कब आई थी? पहली कब आई थी? 48 में, दूसरी 56 में, तीसरी 77 में, चौथी 80 में। 80 प्रणब मुखर्जी द्वारा 23 जुलाई 23 जुलाई भी आ जाएगी। देखो दोस्तों, एक आपकी 22 जुलाई भी आई थी, एक आपकी 24 जुलाई भी आई थी। मेरे को बता सकते हो क्या इन डेटों का संबंध? 22 जुलाई का बता सकते हो क्या संबंध? का है ब्रेटन वुड्स से है। 24 जुलाई का अपना नहीं, इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक सुधारों से है ना, इसे ध्यान रखा करो, लिंक रखा करो। तो अपन कौन सी में पढ़ रहे दोस्तों? अच्छा, ये तो साथ ही नहीं किया मैंने। चौथी औद्योगिक नीति 1980, 23 जुलाई 1980 भाई प्रणब मुखर्जी। दोस्तों लिखो चौथी औद्योगिक नीति, ज़्यादा नहीं है इसमें। देखो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना व बीमार इकाइयों पर बल दिया गया था। इसमें लिखो तो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना व बीमार उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। इतना ही है दोस्तों। क्या किया गया? बीमार औद्योगिक इकाइयों पर आपका बल दिया गया। बता लिया होगा आपने दोस्तों। फालतू अपने को पढ़ना ही नहीं है, ज़्यादा मीटर, ज़्यादा कचरा इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं है। अब लिखो दोस्तों, अरे वाह, अभी बात कर रही थी, इसके भी टिक लगा देंगे। टिक तो लगा दो कम से कम, आप मत लगा देना नोट्स में, ठीक है। और अब आएगा पांचवी व नवीं, लिखो यहाँ लिखो पांचवी या नवीन औद्योगिक नीति 1991 कब आई दोस्तों? घोषणा बताओ कब आई? आप हो गए, घोषणा होगी सर 24 जुलाई 1991 में। किसके द्वारा भाई? बाई
बताओ, पी चिदम्बरम, पी चिदम्बरम है ना, पी चिदम्बरम, पी चिदम्बरम है ना। देख लेना दोस्तों आप। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई दोस्तों? 1991 में। सबको पता है 24 जुलाई 1991 में कि इसकी औद्योगिक नीति की घोषणा हुई। पी चिदम्बरम साहब ने घोषणा की। अपने इस समय इसको अपने अच्छी तरह से पढ़ रखा है। अब आप चाहे लिखो तो लिख लो, यहाँ पर सारा विषय अपना लिखा हुआ है। पहले आर्थिक नीतियों में इस समय कौन थे? इस समय लिखो तो लिख लो, पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे, लिखा हुआ है। और इस समय दोस्तों वित्त मंत्री कौन थे? बताओ, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये लो दोस्तों, ये भी अपना कंप्लीट है, कराया हुआ है। उतारो तो उतार लो। नवीन औद्योगिक नीति में आपको सबको पता ही है, लाइसेंस लेने वाले उद्योगों की संख्या भी कम कर दी गई थी उनमें, और आरक्षित उद्योगों की संख्या भी कम कर दी गई थी। सारा अपना बताया हुआ है। कोई ज़्यादा इसमें अपने छोटा सा लिख लेते हैं। लिखो, इसमें लिखो, आर्थिक सुधारों की औद्योगिक नीति। आर्थिक सुधारों की क्या थी? ये आर्थिक सुधार होते नहीं, ये तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो आर्थिक सुधारों की क्या थी? 1991 वाली क्या थी? आर्थिक सुधारों की क्या थी दोस्तों? औद्योगिक नीति थी। इसमें देख लो, देखो, इस नीति के तहत क्या क्या होता है वो सारा एक लाइन में लिखा देता हूँ। इस नीति के तहत औद्योगिक लाइसेंस नीति, या इसको अपन क्या बोलते हैं, परमिट लाइसेंस और कोटा, PLQ आ गया। इनकी फुल फॉर्म पहले मैंने लिखा दिया, PLQ। निवेश के बारे में भी हुआ था दोस्तों इसमें। तो इस नीति के तहत औद्योगिक लाइसेंस नीति, PLQ, विदेशी निवेश, सार्वजनिक क्षेत्र विदेशी निवेश, FDI बोलते हैं जिसको ना, फॉरेन डायरेक्ट, FDI लिख लो या और कुछ लिख लो ना, FDI, सार्वजनिक क्षेत्र, MRTP, मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड पॉलिसी एक्ट अपने फलिया, MRTP एक्ट आदि। क्या? MRT आदि में बदलाव किए गए थे। तो MRTP एक्ट आदि में बदलाव किए गए। कौन सी औद्योगिक नीति की बात चल रही है दोस्तों? 1991 की चल रही है ना। पता है आपको इस नीति के तहत औद्योगिक लाइसेंस नीति अपने उदारीकरण में पढ़ लिया, परमिट लाइसेंस कोटा पढ़ लिया, विदेश निवेश FDI में भी आया था, सार्वजनिक क्षेत्रों में चेंज हुआ था, MRTP की जगह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 भी आया था। तो इसमें क्या किए थे दोस्तों? आदि अपने बदलाव किए गए थे। दोस्तों उतार लिया होगा आपने। एक थोड़ा सा वो लिख लो, फिर एक साथ ही साफ कर देता हूँ। लिखो यहाँ, और नीचे इसके नीचे लिख लो, वर्तमान में लिख लिया गया। रहने दो, एक बार इसको लिख लिया तो बाद में मैं लिखूंगा, बाद में 1-2 पॉइंट के बाद में, तो वो लिख लेना। ये 2 लाइन छोड़ दो, 1 लाइन छोड़ दो, और काटा पीटी मत करना। और नहीं लिखा तो मैं अभी लिखा दूंगा। लिख लिया वर्तमान में तो काटा पीटी मत करना, नीचे लिख देना। और बाकी नहीं लिखा तो मैं 1-2 पॉइंट और लिखा देता हूँ, फिर लिखा देता हूँ, या वर्तमान में है ना। ये हो गया दोस्तों आपका। और अपनी कौन सी चल रही औद्योगिक नीति? 5 औद्योगिक नीति में आ गई। 1-2 पॉइंट और लिख लो दोस्तों, इन्हीं पॉइंटों में लिखो। विनिवेश प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया। विनिवेश प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया। किस नीति में दिया गया दोस्तों? 24 जुलाई 1991 वाली नीति में विनिवेश प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया। बता हुआ है विनिवेश, आपको बताया हुआ है विनिवेश क्या होता है, कि सरकार जब अपनी हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेच देती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? विनिवेश बोलते हैं। ठीक है, तो विनिवेश प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया, वो लिख लो। वह
मुद्रा का मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन किया गया। और क्या किया गया दोस्तों, इस औद्योगिक नीति में विनिवेश को बढ़ावा दिया गया। जो सरकारी जो उपक्रम थे उनको क्या गया, उनकी हिस्सेदारी को बेचा गया। और क्या किया गया, मुद्रा का अवमूल्यन भी किया गया। मुद्रा का अवमूल्यन मैंने बता दिया है, जब एक देश जानबूझकर अपने देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा के सामने कम कर देता था, दूसरे मुद्रा के सामने अपनी मुद्रा की वैल्यू कम कर लेता था, उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। मुद्रा का अवमूल्यन अब तक भारत में कितनी बार हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। 1949, 1966, 1991 में भी 2 बार हुआ था, लगभग 18% हुआ था। और 1966 के लमसम भी 36.5 समथिंग मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। तो दोस्तों अपन विदेशी विनिमय दरें पढ़ेंगे ना व्यापार में ग्रेजुएशन लेवल में, तो विदेशी विनिमय दर पढ़ेंगे और वहीं पर ही अपन मुद्रा का अवमूल्यन भी वहीं पढ़ेंगे, और नोटबंदी आदि का अध्ययन भी अपन वहाँ कर लेंगे। तो मैं अवमूल्यन को यहाँ छेड़ूंगा नहीं। तो विनिवेश प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया, वह मुद्रा का अवमूल्यन भी किया गया था ना। 1991 में अवमूल्यन किया गया था ना, ठीक है। 2 बार किया गया था ना, एक वह 3 जुलाई को किया गया था दोस्तों ना। उन सभी पॉइंटों को भी अपन वहाँ ले लेंगे। इसके आगे ओ लिखो दोस्तों, अब लिखो वर्तमान में, वो लाइन अब लिख लो, वर्तमान में लाइसेंस लेने वाले उद्योगों की संख्या 4 है। रेड से लिख लेना ना, 4 है तथा आरक्षित उद्योगों की संख्या 2 है। सारा करवाया हुआ है, लाइसेंस मैंने बता दिया था, अभी समझाया था जब, वो है। और उद्योगों की संख्या रेलवे परमाणु वाला है, इसमें तंबाकू से बनने हुए पदार्थ, रसायन, रक्षा उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, रासायनिक है ना, जो भी पदार्थ है आदि, इसमें 4 में मैंने आपको बता दिया गया है। ओ लिख लो दोस्तों, और लिख लो, इसमें लिखो नायक समिति 1992, नायक समिति 1992। और एक लिखो हामिद हुसैन समिति 1995 भी और लघु उद्योगों के से संबंधित है। तो लिखो नायक समिति दोस्तों 1992, हामिद हुसैन समिति 1995, नायक समिति 1992 व हामिद हुसैन समिति 1995 उद्योगों की समस्याओं से संबंधित है, उद्योगों की समस्याओं से संबंधित है। तो दोस्तों ये था अपना उद्योगों के बारे में। विनिवेश पढ़ लिया, लाइसेंस लेना उद्देश्य लिया, नायक समिति 1992, हामिद हुसैन समिति 1995, ये भी उद्योगों की समस्याओं से संबंधित है। उतार लो दोस्तों, 1-2 पॉइंट और लिख लेते हैं उद्योगों के बारे में दोस्तों। चर्चा चल रही है अपनी उद्योगों के बारे में। तो ओ लिख लो, एक चीज़ और लिख लो, राजस्थान नोट लिख के या कैसे भी लिख लो नोट। राजस्थान में कौन कौन सी औद्योगिक नीति आ गई, तो लिखो राजस्थान की औद्योगिक नीतियाँ कब कब आई थी। लिखो दोस्तों, सबसे पहले ये मोस्ट है 1978 वाली राजस्थान की औद्योगिक नीतियाँ प्रथम आई थी दोस्तों 1978 में। उतार लो 1978 में आई थी, फिर दोस्तों 90 में आई थी, फिर 94 में, फिर 98 में, फिर 2010 में, और फिर 2015 में, और फिर लेटेस्ट कौन सी आई 2019 में। तो दोस्तों ये राजस्थान की औद्योगिक नीतियाँ थी। 78 में आई, 90 में आई, 94, 98, 2010, 2015 और 2019 अशोक गहलोत के समय दिसंबर 2019 में आई थी ये दोस्तों। इसके बारे में अपन ज़्यादा अध्ययन नहीं करेंगे, ये उतार लिया होगा नोट लगा के। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। इस प्रकार दोस्तों अपनी सारी औद्योगिक नीतियाँ कंप्लीट हो गई है। 48, 56, 77, 80, 91। ठीक है दोस्तों, साफ कर देता हूँ।
ये लो दोस्तों, इसके भी टिक लगा देता हूँ। ये दोस्तों आपकी औद्योगिक नीति अभी पूरी हो गई। वापिस बताऊँ क्या? थोड़ा थोड़ा। घोषणा 6 अप्रैल 1948 को, किसके द्वारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। ओके। उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, करो तो याद करो तो ठीक है, नहीं मत करो तो ठीक है। पहला कौन सा था? एक तो वो केंद्र सरकार द्वारा। दूसरा कौन सा था? निजी व सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के द्वारा। तीसरा था उद्योगपतियों के द्वारा। और चौथा था शेष निजी क्षेत्र के द्वारा। ये तो दोस्तों इसमें था। फिर दोस्तों 1956 की औद्योगिक नीति आई, जिसे अपन द्वितीय औद्योगिक नीति कहा। ये दोस्तों कब प्रारंभ हुई थी? आपको होगा सर, ये 30 अप्रैल 1956 को प्रारंभ हुई थी। इससे क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया, या औद्योगिक में क्या कहा? आर्थिक सिद्धांत, वो है ना, आर्थिक संविधान इसको कहा गया। और क्या पढ़ा दोस्तों इसमें? 30 अप्रैल को आई मैग्ना कार्टा, आर्थिक ये कहा गया। और इसमें 3 उद्योगों की आपकी स्थापना हुई थी। कौन कौन सी? राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुरा या दुर्गापुर। दुर्गापुर आपका था पश्चिमी बंगाल में, भिलाई आपका था छत्तीसगढ़ में, राउरकेला आपका था उड़ीसा में। उड़ीसा वाले की सहायता जर्मनी से हुई थी, भिलाई वाले की रूस की सहायता से हुई थी, और दुर्गा वाले की ब्रिटेन की सहायता से इन लौह इस्पात कारखानों की स्थापना हुई थी। ये 3 दोस्तों आपके उद्योग स्थापित हो गए। मैग्ना कार्टा था 30 अप्रैल 1956 को। फिर आई दोस्तों आपकी 1977 वाली में, ज़्यादा कोई मोस्ट नहीं था। 1977 में आपको कुछ याद नहीं करना, बस इसमें ये देख लेना। इस समय इसमें क्या होता? जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना हुई थी 1977। वेरी मोस्ट है। 1977 में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना हुई थी 1977 में। ये इसमें याद कर लेना। इसमें जो लघु ग्रामीण जो उद्योग थे उन पर इसमें बल दिया गया। और 1991 में दोस्तों आपको पता है क्या था? ठीक है। और जॉर्ज फर्नांडिस वो है, वो देख लेना। और उसमें प्रणब मुखर्जी इसमें तो, और उसमें आपके पी चिदम्बरम और मनमोहन सिंह, पी नरसिम्हा राव, वो सारे आए गए। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। चलो भाई दोस्तों, ये आपका औद्योगिक विकास वाला यहाँ तक तो हुआ कंप्लीट। थोड़ा और बचता है, इसको भी मैं कंप्लीट कराने की, उद्योग को पूरा कंप्लीट करती है आज। जब भी बात अपनी रहे, जब भी बात बने। थोड़ा छोटा छोटा वो लिखूंगा दोस्तों। अब लिखो आप दोस्तों MSME। अब लिखो दोस्तों आप MSME। पोस्टर में लिखो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज MSME। यहाँ आप लिख लो जी MSME एक्ट 2006 है दोस्तों। MSME एक्ट 2006 उतार लो दोस्तों। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज MSME एक्ट 2006। ठीक है दोस्तों, हिंदी में भी लिखना चाहते हो तो देख लो, या कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे तो लिखना तो लिख लो। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, ये लो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। पहले तो अपन ये देखते हैं कि दोस्तों जो इसका डिपार्टमेंट भी होता चलाने वाला भारी उद्योग मंत्रालय, वो जो भी है मैंने नहीं किया, उसमें शॉर्ट ही करूँगा। लेकिन अपन को ये देखना पता रहना चाहिए कि दोस्तों आपका माइक्रो इंटरप्राइजेज कौन सा है, स्मॉल कौन सा है, और आपका मीडियम एंटरप्राइजेज कौन सा है। तो इसके मैं थोड़ा सा आपको लिखा देता हूँ। 1 करोड़ जो निवेश करता है, 1 करोड़, 5 करोड़ और 10 करोड़ वाला मैं थोड़ा सा आपको निवेश वाला लिखा देता हूँ। तो देखो आप एक छोटी सी सारणी बना लो। यहाँ लिखो
विनिर्माण व सेवा, वस्तु विनिर्माण, एकदम दोस्तों ऑथेंटिक है, वस्तु विनिर्माण और सेवा। आपको कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैटर में। तो वस्तु विनिर्माण और सेवा, इसकी आप छोटी सी वो बना लो, सारणी बना लो। ये सारणी एक बार मैं बना देता हूँ, फिर बना लेना आप दोस्तों। इसमें अपन लेंगे माइक्रो, इसमें लेंगे माइक्रो, इसमें लेंगे अपन स्मॉल, इसमें लेंगे अपन माइक्रो स्मॉल, और तीसरे में लेंगे दोस्तों अपन मीडियम। माइक्रो स्मॉल और मीडियम तीनों प्रकार के लेंगे। ये लो, यहाँ अपन लिखेंगे साइड में, यहाँ लिख लो आप दोस्तों निवेश, कितने का आप निवेश कर रहे हो, और इसमें नीचे लिखो कितने का आपको टर्न ओवर हो रहा है, कितना आपके कारोबार हो रहा है, टर्न ओवर, कितना आपको टर्न ओवर हो रहा है। तो देखो इसमें तो दोस्तों आप निवेश करो 1 करोड़, और इसमें करो आप दोस्तों इस माल में करो 10 करोड़, और दोस्तों इसमें करो आप निवेश 50 करोड़। कौन से इंटरप्राइजेज पढ़ रहे दोस्तों अपन माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और अपन ने देखा कि जो वस्तु विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में जो माइक्रो स्मॉल मीडियम जो इंटरप्राइजेज है, इनकी अपन पहचान कैसे करेंगे सर। तो मैंने कहा कि आप ना, यदि आपका छोटा उद्योग एकदम माइक्रो है, सबसे छोटा है, तो आप यार उसमें 1 करोड़ रुपये लगा दो। कितना लगा दो? 1 करोड़ रुपए लगा दो। और स्मॉल करना चाहते हो तो उसमें आप 10 करोड़ लगा दो, और मीडियम करना चाहते हो तो उसमें आप कितना लगा दो? 50 करोड़ रुपए लगा दो। कितने लगाओगे बताओ मुझको, कितने करोड़ लगाओगे? 1 करोड़ तो होगा आपके पास, नहीं है? ज़्यादा नहीं होता यार 1 करोड़ तो, हैं? ऐसे बोलो सर 1 करोड़ 10 करोड़ होते तो फिर तैयारी क्यों करते हैं, यही लगा लेते हैं। तो 1 करोड़ 10 करोड़ और 50 करोड़, 1 करोड़ 10 करोड़ और 50 करोड़। भाई साहब इनमें क्या है, इनका टर्नओवर क्या होना चाहिए? कुछ नहीं है, इनके 5 गुना आ जाना चाहिए, इनका 5 गुना आ जाना चाहिए। तो 1 करोड़ लगा रहे हो तो आपका कितना हो जाना चाहिए? टर्नओवर 5 करोड़ हो जाना चाहिए। स्मॉल है तो इसका 10 का कितना होना चाहिए? 50 करोड़ आ जाना चाहिए। ठीक है, 1 करोड़ ये रुपये है ना, सभी में रुपये आगे लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो और 50 का कितना हो गया? 250 करोड़ ये रुपये। इतना आपका पैसा आपके पास आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं वो कौन से होते हैं दोस्तों? आपके MSME वाले होते हैं। तो 1, 10, 50 याद कर लेना, ये इनका 5 गुना है। ठीक है, ये लिखना, ट्रिक बनाना चाहो तो देख लेना। देखो तो इसका कितना हो गया? 5 गुना, ये भी 5 गुना, और ये भी कितना हो गया? 5 गुना हो गया। याद करने में इजी रहेगा। तो दोस्तों ये अपने हो गए MSME। थोड़ा सा अब इसके नीचे लिख लो नोट। MSME में स्वचालित FDI में तो स्वचालित मार्ग ना, स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI खुली है। सो MSME में कितनी FDI है दोस्तों? आपको 100% खुली है कि करो निवेश, कोई भी आके विदेशी लोग आओ और निवेश हमारे यहाँ पर कर लो, कर लेंगे भाई। बता लिया होगा दोस्तों। तो आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज का एक पॉइंट आया था, ये भी मैंने आपको कवर करा दिया है। सब करा देंगे दोस्तों, धैर्य रखिए। ये भी होता हुआ नज़र आ रहा है मेरे को। अब अपना दोस्तों नया पॉइंट अपने लेते हैं बैंकों के बारे में। उद्योग चल रहा था, अब थोड़ा औद्योगिक चल रहा, तो उद्योग के बारे में, जो औद्योगिक बैंक है दोस्तों, इनके बारे में भी अपन थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, और उद्योगों के बारे में थोड़ा सा। तो दोस्तों अपने औद्योगिक विकास पढ़ा, औद्योगिक विकास में औद्योगिक विकास की नीतियाँ पढ़ ली, फिर अपन ने MSME जो एक्ट था उनके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। अब अपन दोस्तों देख रहे थे उद्योगों से संबंधित कौन कौन से बैंक है उनके बारे में भी अपन अध्ययन कर लेते हैं। IFCI भी था पर, लेकिन वो उससे उद्योग से संबंधित नहीं है, उसका भी मैं बना दूंगा। जो मैटर अपना बच जाएगा ना उसको अपन लास्ट में और ले लेंगे, लेकिन एक बार अपन अपना सिलेबस करा देते हैं, फिर अपन जो फैक्ट्स बचेंगे तो उसमें अपन और ले लेंगे, है ना। ठीक है दोस्तों। और अब एक दोस्तों जो नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स मेरे को चाहिए कि आप जिसकी बहुत अच्छी राइटिंग है और 2-3 पेनों का अच्छा यूज कर रहा है, पिंक वगैरह
ब्लू, रेड, अच्छे अच्छे पेन का यूज कर रहा है वाइट पेज पर जो नोट्स बना रहे हैं। मैं जो जैसा मैं करा रहा हूँ सेम ही, तो ऐसे नोट्स की भी मुझे है ज़रूरत। तो आपसे 1-2 दिन में वापस चर्चा कर लेंगे। तो एक बार आप जैसे अच्छा नोट्स बना रहे हो ना, तो उसका फ़ोटो खींच के डेमो भेज के मेरे पास भेज देना। जो अच्छा होगा मैं बता दूंगा कि उस बंदे को मेरे पास से नोट्स भेजने हैं। आपके पास एक स्कैनर आता है, PDF स्कैनर, वो डाउनलोड कर लेना। तो उसमें क्या होता है, उस कंपनी का जो नाम होता है ना PDF स्कैनर, वो भी उसमें नहीं लिखा हुआ होता है। तो स्कैन करके मेरे पास आप छोटा सा काम कर देना। मेरा एक आपसे पहली बार एक छोटा सा काम मांगा है, आपकी बहुत काम आने वाली चीज़ हूँ अभी, है ना, आपकी पूरी मदद कर दूंगा। तो अब दोस्तों अपन क्या पढ़ लेते हैं बिना समय व्यतीत किए। पानी भी नहीं पिएंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे दोस्तों किसी भी काम में। अब अपन क्या पढ़ लेते हैं, औद्योगिक जो बैंक है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले तो थोड़ा सा मैं समझा दूँ कौन कौन से बैंक है, या चलो अपन साथ साथ ही लिख लेते हैं। बैंकों के बारे में थ्योरी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों हेडलाइन डालेंगे, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इंग्लिश में लिखेंगे दोस्तों। आप उसे भी इंग्लिश में लिखना सारा, वो रेड पेन से लिखना, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। INDUST, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अपन इस बैंक की दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं, उद्योग पढ़े, तो इसलिए अपने सोचा कि उद्योगों का पूरा ही टंटा खत्म कर देते हैं, उद्योग से संबंधित कोई भी चीज़ बचनी नहीं चाहिए। तो अपन पढ़ रहे हैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे दोस्तों अपन क्या कहेंगे, बताओ देखिए मेरे को, IDBI। तो अपन दोस्तों कौन सा बैंक पढ़ रहे हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। बोले तो दोस्तों अपनी बात हो रही है IDBI पर। इसके बारे में अपने लिखेंगे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी। तो दोस्तों बस लिखना चालू करते हैं, और क्या फिर देख लेंगे, है ना। लिखो दोस्तों, स्थापना स्थापना लिखो 1 जुलाई 1964, 1 जुलाई 1964 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई। समिति देखें तो अशोक मेहता समिति के अनुशंसा पर है, लिखो तो लिख लो, नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अशोक मेहता समिति की अनुशंसा देख लेना, अनुशंसा पर ये लिखो तो लिखो, यार रहने देना, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप तो स्थापना लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। IDBI की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1 जुलाई है दोस्तों, ध्यान रखना 1 जुलाई, है ना। तो IDBI की आपका ऑप्शन आ सकता है, IDBI की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों आपको ऑप्शन 1948 भी मिलेगा, ध्यान रखना इसका, 1948, 1964, 1970, 1980, है ना। तो आपको 1964 वाले ऑप्शन के साथ जाना है। तो IDBI की स्थापना दोस्तों कब हुई थी आपकी, 1 जुलाई 1964 में हुई थी, ज़्यादा नहीं है दोस्तों। इसका कार्य लिखो, ठीक है, यहाँ वो जगह हो तो यहाँ भी लिख लेना है। हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई है ना, शॉर्ट इंस्टीट्यूट लिख लो, कहीं भी हेड ऑफिस मुंबई है। और औद्योगिक बैंक है, तो औद्योगिक बैंक क्या करता है आपको पता है, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए क्या देता है, ऋण देता है, वित्तीय सहायता देता है। तो लिखो कार्य हो, औद्योगिक विकास हेतु, औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय सहायता देना। क्या करता है, औद्योगिक विकास हेतु क्या करता है दोस्तों, वित्तीय सहायता देता है, ये इसका कार्य हो गया। नीचे लिखो, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1992, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, 1992। तो NSE का NSE का प्रवर्तक भी शुरू NSE का प्रवर्तक देखो IDBI है। क्या है, NSE का प्रवर्तक क्या है, प्रवर्तक IDBI है। थोड़ा सा और लिख लो दोस्तों इसके अंदर,
आईडीबीआई दोस्तों क्या है? प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट है? बता सकते हो क्या? बताओ। आईडीबीआई दोस्तों प्राइवेट बैंक है। इसके जो शेयर्स थे 51% से वो LIC ने खरीद लिए थे। इसके बाद में ये क्या हो गया दोस्तों, ये क्या है? प्राइवेट है। थोड़ी सी चीज़ और लिखा देता हूँ दोस्तों, क्या लिखाऊँ नहीं लिखाऊँ, थोड़ा सा मैटर और था। वैसे तो नहीं आना चाहिए एग्जाम में, ठीक है, वैसे तो थोड़ा सा लाया था मैं आपके लिए एक्स्ट्रा। लिखो फिर, लिखो लिखो पहले आईडीबीआई, लिखो पहले आईडीबीआई विकास वित्तीय संस्थान। पहले क्या था? आईडीबीआई विकास वित्तीय संस्थान, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट, DFI था। क्या था? पहले आईडीबीआई विकास वित्तीय संस्थान था। फिर 1 अक्टूबर 2004 से इसकी खानी ओपन लिखते, पहले आईडीबीआई विकास वित्तीय संस्थान था, उतार लिया होगा। फिर 1 अक्टूबर 2004 को, देखो दोस्तों, फिर लिखो दोस्तों, फिर 1 अक्टूबर 2004 को आईडीबीआई लिमिटेड LTD हो गया। क्या हो गया? 1 अक्टूबर 2004 से क्या हो गया दोस्तों? आईडीबीआई LTD यानी आईडीबीआई लिमिटेड हो गया। ये लिख लो दोस्तों, एक लाइन और लिख लो दोस्तों। थोड़ा सा मैटर लाया हूँ मैं आपके लिए एक्स्ट्रा, लिखो तो थोड़ा सा मेरी याद आ गया। देखो इसी नोट में लिख लेना, LIC ने शेयर पूंजी का, LIC ने शेयर पूंजी का, LIC ने दोस्तों उतारो, LIC ने शेयर पूंजी का 51%, LIC ने शेयर पूंजी का अधिग्रहण कर लिया है दोस्तों। लिखो LIC ने हो गया, ये सही निकालेंगे वैसे ये। LIC ने शेयर पूंजी का 51% अधिग्रहण कर लिया, सीधा लिख लो, अधिग्रहण कर लिया। किसका कर लिया दोस्तों? इसका ही तो कर लिया 51%। LIC ने शेयर पूंजी का 51% अधिग्रहण कर लिया। ये भी उतार लो, नीचे लिख लो, यह निजी क्षेत्र का, यह निजी क्षेत्र का बैंक है, यह निजी क्षेत्र का बैंक है। ये दोस्तों हो गया पूरा, उतार लो। ज़्यादा स्पेशल नहीं था इसमें, एक डेट आई थी वैसे 1 अक्टूबर 2004 को, जिसमें क्या हो गया था, ये बदल गया था। हाँ, फिर 1 अक्टूबर 2004 को आईडीबीआई लिमिटेड हो गया, या लिमिटेड में बदल गया, लिमिटेड हो गया, बदल गया, सही है, एक ही बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था आईडीबीआई, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को होती है, अशोक मेहता समिति की अनुशंसा पर होती है। इसका हेड ऑफिस आपका बम्बई में है। ये उद्योगों से संबंधित वित्तीय सहायता प्रदान करता है आईडीबीआई। और आईडीबीआई की जो शेयर पूंजी थी, शेयर पूंजी का 51% भाग LIC ने ले लिया, ये निजी क्षेत्र का भाग है। और 1 अक्टूबर 2004 से आईडीबीआई लिमिटेड हो गया, ठीक है। ये लो दोस्तों, आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई भी कंप्लीट हो गया। अब एक छोटा सा वो है उद्योग, इसका क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, सिडबी। अब अपन करेंगे सिडबी के बारे में अध्ययन करेंगे, कई बार आपने पढ़ा तो होगा ही। डालो दोस्तों हेडलाइन, सिडबी। सिडबी, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की हेडलाइन डालो दोस्तों। अपन बात करें दोस्तों कौन सी बैंक की? सिडबी की, जिसका हेड ऑफिस कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में। लिखो फुल फॉर्म दोस्तों, सिडबी। फुल फॉर्म भी आ सकती है दोस्तों ऐसे बैंकों की, हाँ पूरा ध्यान रखना। आईडीबीआई की भी आ सकती है दोस्तों आपके। तो सिडबी की फुल फॉर्म लिखो। एक तो फुल फॉर्म का क्वेश्चन आ ही जाता है आपके,
सिड भी लिखो, स्मॉल इंडस्ट्रीज, समझ में तो आ रहा होगा दोस्तों। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी के बारे में दोस्तों अपना चर्चा कर रहे हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो दोस्तों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। कौन से बैंक के बारे में चर्चा करें दोस्तों अपने? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। पूरा नाम आ जाए, एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की बात कर रहे हैं, जिसकी स्थापना अप्रैल 1990 में हुई थी और इसका हेड ऑफिस लखनऊ में है। तो दोस्तों स्थापना लिखेंगे सिडबी की, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसका ये मोस्ट है दोस्तों। तो ये हो गया आपका 2 अप्रैल 1990, 2 अप्रैल 1990। और दोस्तों इसका हेड ऑफिस कहाँ है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सिडबी का हेड ऑफिस कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में। हम बताएंगे दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अपन सिडबी की बात कर रहे हैं और इसकी स्थापना दोस्तों 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। स्टार लगा लो, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लिया करो ऐसे ना। तो स्थापना कब हुई दोस्तों? सिडबी की 2 अप्रैल 1990। हेड ऑफिस कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में है। कार्य लिखो दोस्तों, छोटा सा है, लिखो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के, नाम इसका क्या है? स्मॉल है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक है। तो छोटे उद्योगों को देगा लोन, बड़ों को थोड़ा देगा। तो क्या करता है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के लिए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के लिए क्या करता है दोस्तों? वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऐसा बैंक कौन सा है? ऐसा बैंक, आपको एग्जाम में ये लैंग्वेज आ जाए तो आप टिका देना, सिडबी क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। कौन सा बैंक है? सिडबी। ठीक है दोस्तों, लिखो, नीचे लिखो सिडबी। चलो ये लिख लो सिडबी, सिडबी के तहत, सिडबी के तहत ये लिखो मुद्रा, MUDRA, मुद्रा। सिडबी के तहत मुद्रा योजना, सिडबी के तहत मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। सिडबी के तहत मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई। ये लो भाई दोस्तों, सिडबी के तहत कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? सिडबी के तहत नहीं लिखा क्या मैंने? सिडबी के तहत मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई थी। बता लिया होगा, बता लो दोस्तों। 2 अप्रैल 1990 लखनऊ सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के विकास के लिए ऋण देता है और सिडबी के तहत मुद्रा योजना प्रारंभ की गई थी। मोदी जी ने प्रारंभ की थी, 8 अप्रैल 2015 को की थी। मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। तो मुद्रा हेडलाइन डालेंगे, हेडलाइन हो गया आपका हो गया हेडलाइन मुद्रा, MUDRA, मुद्रा। और अब इसकी फुल फॉर्म लिख लेंगे दोस्तों, कोष्टक में लिखो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट, माइक्रो
माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी कोष्टक बंद। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है दोस्तों, यहाँ ओ लिखना तो लिखो दो। कब आई थी? 8 अप्रैल 2015 जो अपने लिख ली है। किसके अधीन काम कर रहा है ये मुद्रा योजना अधीन। तो आप लिख दोगे सर सिड बी के दिन ये काम कर रहा है। और सिड बी क्या है? 1990 में प्रारंभ हुई थी 2 अप्रैल। और क्या बताओ क्या लिखोगे? और इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है मुद्रा। अब दोस्तों इसके बारे में लिख लेते हैं। ये जो कौन मुद्रा स्कीम है, ये क्या बताती है? मोदी जी ने ये स्कीम प्रारंभ की है तो इसमें कितना लोन मिलता है? 50,000 से लेके 10 लाख तक का इसमें लोन मिलता है। और लोन को इसने 3 भागों में बांट रखा है। उसके बारे में अपन तीनों को दे देते हैं। 50,000 से दे देते हैं, तरुण है, किशोर है, शिशु है, उनको भी अपन बांट देते हैं। फिर अपन लैंग्वेज में लिख लेते हैं। देखो इस योजना के तहत लघु उद्योगों के विकास हेतु क्या लिखा? इस योजना के तहत, कौन सी योजना? मुद्रा योजना के तहत लघु उद्योगों के विकास हेतु 3 भागों में 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। क्या उपलब्ध करवाया जाता है दोस्तों? ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। किस योजना में कराया जाता है? मुद्रा योजना में। 50,000 से लेके 10 लाख तक कितने क्या बोला? इस योजना के तहत लघु उद्योगों के विकास हेतु 3 भागों में, कितने भागों में? 3 भागों में 50,000 रुपये से लेकर आप पेन रेड वगैरह दोस्तों आप यूज करते रहना अपने हिसाब से। 50,000 रुपये से लेके 10 लाख रुपए तक क्या कराया जाता है? आपका ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अब देखते हैं 50,000 से किसको लोन मिलता है और 10 लाख तक किसको लोन मिलता है। तो आप 3 भाग लिखेंगे दोस्तों। एक तो मिलता है शिशु ऋण। कौन सा ऋण? शिशु ऋण। एक होता है दोस्तों किशोर ऋण और एक होता है दोस्तों तरुण ऋण। दोस्तों एकदम डाटा ऑथेंटिक है, कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन छपेंगे दोस्तों अपने, है ना। तो शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण में 50,000 से लेके 10 लाख के ऋण आपके बांटे जाते हैं। तो देखो शिशु में तो लिखो दोस्तों 50,000 रुपये तक, 50,000 रुपये तक तो शिशु के ऋण दिए जाते हैं। और फिर 50 किशोर में दिए जाते हैं 50,000 रुपये से लेके 5 लाख तक। और इसमें तरुण में हो जाएगा 5 लाख से 10 लाख तक। तो लिख लो 5 लाख से 10 लाख तक। ये तो जानते हो दोस्तों। शिशु छोटा होता है, किशोर बड़ा होता है। अरे जानते नहीं जाते हो? शिशु छोटा होता है, किशोर बड़ा होता है। किशोर कौन सा होता है? एडोलेसेंस यानी टीनेज बोलते हैं जिसको 12 से लेके 19 साल तक जो उम्र होती है उसको कौन से बोलते हैं? किशोरावस्था बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको टीनेज ही बोलते हैं। अब मेरे को कोई बता सकता है क्या लॉजिक? जो किशोरावस्था होती है ना उसको टीनेज क्यों बोलते हैं? किशोरावस्था को टीनेज क्यों बोलते हैं? इसमें सर्वाधिक जो सांवेगिक परिवर्तन होते हैं ना, सांवेगिक परिवर्तन, इमोशनल जो चेंजेस होते हैं ना, वो सर्वाधिक कौन सी अवस्था में होते हैं? किशोरावस्था में होते हैं, जिसे तूफानों की अवस्था भी कहते हैं। बहुत सारा है दोस्तों, ये पॉइंट चालू नहीं करना चाहता मैं साइकोलॉजी का भी, ये पर साइकोलॉजी की भी बड़ी धुरंधर है दोस्तों ना। सांवेगिक अवस्था, तूफानों की अवस्था क्यों कहते हैं आदि इसमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से विद्वानों की इसमें परिभाषा भी है वो भी देखते हैं, बड़े विद्वान इसमें फेमस। तो इसको टीन एज क्यों कहते हैं मैं बता देता हूँ दोस्तों, फिर अपना कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो इसको टीन एज इसलिए बोलते हैं। देखो दोस्तों 11 के बाद में 12 है, 12 के बाद में देखना 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
इनमें सब में लास्ट में क्या आ रहा है, टीन 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 आ रहा है। भाई आपको पता है, आपको किशोर अवस्था 12 से चालू हो जाती है ना, 12 के बाद में 13 से चालू, 13 14 15 है ना, तो इनमें टीन आता है। तो किशोर अवस्था को कौन सी अवस्था बोलते हैं, इसलिए इसको टीन एज भी बोलते हैं। विषय से थोड़े से भटक गए अपन, ठीक है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा आपको। तो 3 भागों में इसको अपन बांट रहे हैं, शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण। शिशु ऋण कहाँ से होते हैं दोस्तों, आपके 50,000 रुपये तक होते हैं। और शिशु ऋण छोटा सा बच्चे को 50,000 दे दो रे। किशोर थोड़ा बड़ा हो गया, बाहरी क्लास में हो जाता है, कम से कम 10वीं 11वीं 12वीं का जो भी है, तो किशोर वो हो जाता है, तो उसको 50,000 से 5 लाख तक दे दो। और तरुण हो गया थोड़ा बड़ा, उसको 5 लाख से 10 लाख तक दे दो। तो दोस्तों ये था अपना मुद्रा पड़ा अपने, मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था 8 अप्रैल 2015 को इसको लॉन्च किया था। और उन्होंने क्या किया, छोटे उद्योगों के लिए ऋण देने की व्यवस्था की थी। और छोटे उद्योगों को ऋण देने का काम कौन करता है, अपने सिडबी, क्योंकि ये तो बड़ा ही इस्तेमाल के लिए है। ओके, तो ये मेरा कौन सा यहाँ पॉइंट पूरा होता नजर आ रहा है मेरे को, सिडबी यहाँ तक नजर आ रहा है। अब अपन दोस्तों एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा नोट लिख लो, नोट उद्योगों के बारे में लिखो दोस्तों। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 17 दिसंबर 2019 से प्रारंभ हुई थी। ये लो दोस्तों, ये नोट लगा के लिखे है ना। वेल, उद्योगों की बात चल रही थी ना, तो औद्योगिक राजस्थान में संबंधित एक मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 17 दिसंबर 2019 को आई थी, सो गहलोत के समय। ओके, ठीक है, ये भी आपने उतार लिया होगा, उतार लो दोस्तों। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ी इंक कम हो गई दोस्तों, मैं इंक डाल लूँ थोड़ी। क्लास को अपनी मैराथन चलती रहनी चाहिए भी, आज तो लंबी चलेगी अपनी। सोच रहा हूँ आपका सिलेबस करा दिया जाए, औद्योगिक विकास, इंडस्ट्री डेवलपमेंट चल रहा है क्या अभी। चलो भाई, औद्योगिक विकास पूरा कर लेते हैं आज। थोड़ा सा और है दोस्तों। कैसे हो, मस्त हो क्या, रहना चाहिए भाई। मस्त हो क्या, मस्त ही रहना चाहिए। थोड़ा सा दोस्तों एक नया पॉइंट और लाता हूँ मैं आपके लिए। हेडलाइन डालो दोस्तों, चलो रेड के पेन से आप लिख लेना, केंद्रीय। नया पॉइंट लिखो दोस्तों, केंद्रीय
सार्वजनिक उद्यम, केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम। लिखो दोस्तों, सेंट्रल पब्लिक सेंटर, पब्लिक सेंटर, पब्लिक सेक्टर, सेंटर पब्लिक सेंटर एंटरप्राइजेज, जिसको अपन बोलते हैं CPSE, CPSES, ये छोटा लिख लेना दोस्तों इसे। केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम, इसके बारे में दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं। सेंट्रल, हाँ कोई बात नहीं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, CPS, छोटा ये एस लगा देना। केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम CPSE के बारे में दोस्तों अपन चर्चा करने जा रहे हैं। क्या होता है CPSE, तो डायरेक्ट अपन परिभाषा इसकी लिखते चलते हैं और लिखो, तो लिखो CPSES, ऐसी कंपनियां होती है, CPSE ऐसी कंपनियां होती है जिसमें, CPSE ऐसी कंपनियां होती है जिसमें केंद्र सरकार या, क्या ऑप्शन धारिता आएगी इसमें, CPSE ऐसी कंपनियां होती है जिसमें केंद्र सरकार या, लिखो दोस्तों, या अन्य CPSES की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी, प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51% या उससे 51% या उससे अधिक होती है, जिसमें केंद्र सरकार या अन्य CPS की प्रत्यक्ष केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी जाती है दोस्तों, 51% या 51% से अधिक हो जाती है, जिनमें हिस्सेदारी वो कौन सी होती है दोस्तों, आपकी सेंट्रल पब्लिक सेंटर एंटरप्राइजेज होती है, CPSE होती है। कौन सी होती है CPS में, जिसकी भागीदारी कितनी हो जाती है दोस्तों, 51% से अधिक हो जाती है। ज़्यादा इसमें और भी बड़ा मैटर था, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों का, अच्छे बच्चों का, जो पढ़ना चाहते हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, तो वी डोंट टाइम वेस्ट। ओके, अब लिखो आप CPSE का वर्गीकरण, CPSE का वर्गीकरण जानते हो आप, वर्गीकरण क्या होता है, 3 भागों में वर्गीकरण है CPSE का, वर्गीकरण 3 भागों में है, सबको पता है कौन कौन सा वर्गीकरण होगा। लिखो दोस्तों, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न है। नवरत्न तेल मतलब लेना आप यहाँ पर, ठीक है। कौन सी है, CPSE का है महारत्न और नवरत्न और मिनी रत्न है। और आप कौन से रत्न हो मुझे बता दो, कौन कौन से है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, ठीक है। कुछ नहीं है ज़्यादा, थोड़ी सी थ्योरी है इसमें, टर्नओवर वगैरह कितना है, फिर अपने उतार लिया होगा आपने महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। अब क्या होगी आपकी हेडलाइन, महारत्न, तो डालो हेडलाइन दोस्तों, महारत्न श्रेणी, यहाँ लिखो महारत्न श्रेणी, इसमें थोड़ी सी थ्योरी है वो लिखेंगे, महारत्न श्रेणी लिखो CPSES लिखो, CPS के लिए महारत्न योजना मई 2010 से
मई 2010 से प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई दोस्तों? मई 2010 से प्रारंभ हुई। उतारो दोस्तों सी पिछले महारत्न योजना मई 2010 से प्रारंभ हुई। अब इसकी लिखेंगे अपन दोस्तों क्या क्या पात्रता है। कोई ज़्यादा विषय इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी पात्रता अपन थोड़ी लिख लेंगे। तो लिखो पहले से नवरत्न का दर्जा हो। नवरत्न का दर्जा हो। अरे महारत्न बनानी है तो पहले नवरत्न तो होना ही चाहिए ना उसको। तो पहले क्या हो? नवरत्न का दर्जा हो। लिखो सेबी के नियमों के तहत, सेबी के नियमों के तहत, सेबी के नियमों के तहत स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो। क्या हो दोस्तों? सूचीबद्ध हो। सेबी के नियमों के तहत स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो। ये लिखो दोस्तों, थोड़ा सा है। लिखो पिछले 3 वर्षों में, पिछले 3 वर्षों में औसत, पिछले 3 वर्षों में औसत, देखो औसत, औसत, औसत वार्षिक, औसत वार्षिक शुद्ध लाभ, पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए हो। 5,000 करोड़ रुपए हो। जब भी महारत्न बनेगी भाई, लाभ दे दो 3 साल का औसत है। 3 वर्षों में औसत लाभ भाई साहब 5,000 करोड़ रुपए कमाए है ना इसने। कितना? 5,000 करोड़ रुपए कमाया है ना। जब भी भाई तेरे को हम क्या बढ़ाएंगे रे? महारत्न बनाएंगे। लाभ कमा ले 3 साल में औसत, एवरेज कितना कमा ले? लाभ 5,000 करोड़ कमा ले। और पहले से तू क्या हो भाई? नवरत्न हो। और पहले से स्टॉक एक्सचेंज में सूचित हो, लिस्टेड हो। तो भाई मैं तेरे को क्या बना दूंगा? महारत्न बना दूंगा। और भी है 1-2 शर्तें और लिखो। लिखो पिछले 3 वर्षों में, उतारो दोस्तों, पिछले 3 वर्षों में, 3 वर्षों में औसत वार्षिक, औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य, शुद्ध मूल्य कितना होना चाहिए? 15,000 करोड़ रुपए हो। और तीसरा हो रहा भाई 25 करोड़ कर दो। 5 कर दिया, 15 कर दिया। और लिखो तीसरा, लिखो पिछले 3 वर्षों में, पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक टर्नओवर, टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो। उतार लो दोस्तों, तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। महारत्न का लिखाएंगे, मिनी रत्न है उनका अपन नहीं लिखेंगे, नवरत्न है उनका, इनके बारे में नहीं लिखेंगे। उनका भी है इस प्रकार से, लेकिन मैंने देखा है लिखा देते थोड़ा दिमाग में ऊपर ऊपर देख लेना। इम्पोर्टेंट तो नहीं है। 5,000 करोड़ है और 15,000 करोड़ है और 25,000 करोड़ है। स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो और क्या हो बताओ? पहले से नवरत्न हो। बस ज़्यादा नहीं है दोस्तों। देखो तो देख लेना। यदि आपको इसे बोरिंग लगे, नहीं याद हो तो छोड़ देना, छोड़ देना। अब थोड़ा सा मोस्ट आ रहा है मेरे आपके लिए। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? डाटा चेंज होता ही रहता है दोस्तों। पहले 12 थी, वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या आपके लिए कितनी है दोस्तों? 14 है। तो लिखो वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 14 है। ये क्वेश्चन तो दोस्तों फिर भी आ जाए, प्रबल संभावना तो नहीं है, लेकिन फिर लिखो वर्तमान में
वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या, वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 14 है। कितनी है दोस्तों? वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 14 है। तो दोस्तों अपन इन 14 का अपन नाम लिख लेते हैं। लिखो, एक सेकंड दोस्तों, कितनी है? 14 है। अब इनका अपन दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों वर्तमान में जो महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 14 है। तो दोस्तों इन 14 कंपनियों के अपने नाम लिख लेते हैं। आप अपनी कॉपी में ज़्यादा नहीं पढ़ना, एक यहाँ ऐसे करके उतार लेना। जल्दी से उतार लो दोस्तों। लिखो दोस्तों, एक तो है आपकी महारत्न में भारत। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो लिखो दोस्तों, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को मैं LTD लिख देता हूँ। यदि आप इंग्लिश में लिखो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको दोस्तों अपन क्या हो जाएगा, ये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको दोस्तों क्या बोलते हैं? बेल बोलते हैं, बेल है ना, बेल है ना। तो बेल हो गई। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कितनी हो गई दोस्तों? बेल हो गई। लिखो दोस्तों, लिखो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है ना, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL। कितनी हो गई? 2 हो गई क्या? तीसरे लिख लो दोस्तों, कोल इंडिया। क्या हो दोस्तों? कोल इंडिया। एक लिखो दोस्तों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। नाम तो सुना ही होगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, फुल फॉर्म होती है BPCL। भारत पेट्रोलियम, अच्छा 2 बार आ गया। अच्छा ये सॉरी हिंदुस्तान है, ये HPCL है। HP के देखे होंगे आपने, पेट्रोल पंप भी देखे होंगे ना। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL, BPCL, बेल हो गई, एक तो सेल भी आएगी। ठीक है, हिंदुस्तान ये हो गया। अब लिखो एक इंडियन ऑयल, आपने देखा होगा इंडियन ऑयल, इंग्लिश में लिख लो तो इंग्लिश में लिख लो, किस में लिख लो? इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप नहीं होते क्या? देख लो सारे महारत्न है ये पेट्रोल पंप वाले। देखो एक लिख लो NTPC, लिख लो NTPC, लिख लो NTPC। NTPC एग्जाम भी होती है रेलवे में, वो नहीं है, ध्यान रखना है, NTPC है ना। देखो ऑयल एंड नेचुरल गैस, कुछ हिंदी इंग्लिश कैसे भी लिख लेना दोस्तों आप ना, मेरे को तो इंग्लिश में सही लगता है ना ऐसे। ऑयल एंड, आपकी लाइन के हिसाब से ऊपर नीचे हो जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखना। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। लिखो दोस्तों पावर फाइनेंस, लिखो पावर, हिंदी में लिखो तो हिंदी में लिख लेना आप अपने हिसाब से, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। कितनी हो गई दोस्तों अब तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हो गई है ना, 6 हो रह गई, सेल रह गई एक, तो भी तो अपनी, और 2 नई बनी है वो रह गई। तो आ लेना दोस्तों वीडियो को पॉज करके। पावर हो गई दोस्तों। एक और लिखो दोस्तों पावर के नाम से ही, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। लिखो दोस्तों, रूरल इलेक्ट्रिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। लिखो, ये आ गई आपकी सेल। लिखो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी, हाँ से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, SAIL, सेल आ गई, बेल पहले आई गई थी। ये लिखो, ऑयल इंडिया अभी जुड़ी है ये, ऑयल इंडिया। लास्ट लिखो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एरोनॉटिक्स क्या होता है दोस्तों? हवाई जहाज से, उड़ने से संबंधित होता है ना। एरोनॉटिक्स हवाई जहाज से है ना, उससे संबंधित होता है ना। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने वर्तमान में 14 महारत्न कंपनियों की बात की, जिसमें आप कौन कौन सी बता सकते हैं क्या? मुझे देख लो थोड़ी थोड़ी सरसरी नज़र से, पूरा रटने की जरूरत नहीं है, आपको याद भी नहीं होगी। जैसे कि आप याद कर लो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल नहीं है क्या अपने? इंडियन ऑयल है। एक आपने याद कर लो, बेल कर लो, एक सेल कर लो, स्टील अथॉरिटी है। ठीक है, इस प्रकार पावर की दो है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है, रूरल इलेक्ट्रिकल्स है, ऑयल इंडिया याद कर लो, इंडियन ऑयल याद कर लो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ये याद कर लो, गेल कर लो, कोल कर लो। ठीक है, मुझे मत करना कोल, याद कर लो कोल को। ये हो गई 14 महारत्न कंपनियां आपकी। कोल याद कर लो, कोल महारत्न कंपनी है भाई, COL कोल है। कोल कर लो, दो पावर की याद कर लो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की कर लो, इंडियन की कर लो। ठीक है, लास्ट वाली दो आ गई, रूरल वाली कर लो, है ना। हवाई जहाज वाली, एरोस्ट्रोस वाली कर लो। हो गई पूरी, और क्या है, इतनी है। लिखो, थोड़ा सा और लिख लेते हैं। अब कौन सी बच गई? नवरत्न श्रेणी दोस्तों ये चेंज होती रहती है ना, इसकी टेंशन मत लेना आप। मैंने अपडेट देखो, वर्ष 1997 से प्रारंभ है, वर्ष 1997 से प्रारंभ है भाई, कर दो प्रारंभ 1997 से, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में 24 नवरत्न कंपनियां है। कितनी है भाई? 24 नवरत्न कंपनियां है। अच्छी बात है। तो ये भी महारत्न बन जाएगी, यहाँ से कम हो जाएगी, उधर जुड़ जाएगी, 15 हो जाएगी, अपने लपड़ा हो जाएगा याद करने में। मिनी रत्न श्रेणी लिखो, यह योजना 1997 से प्रारंभ की गई थी। ये लो भाई साहब, बता लो।
लो दोस्तों, ये हो गया आपका, ये भी कंप्लीट हो गया। ये लो दोस्तों, उद्योग वाला एक जो भाग था वो मैंने पूरा करा दिया आपको। ये अपना वीडियो सेशन था, कैसा लगा? क्या सिर्फ आप इससे थोड़ा सा रिवीजन करा दूँ क्या, जो पूरा पढ़ाया वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? तो क्या थोड़ी सी इमेज क्लियर हो जाए, थोड़ा दोबारा से याद हो जाए, दोबारा से याद हो जाए। कराए क्या थोड़ा सा रिवीजन? थोड़ा याद हो जाए आपके, थोड़ा सा आपके याद हो जाए। लो भाई, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ भाई तैयार। तो क्या पढ़ रहे हैं अपन? औद्योगिक विकास पढ़ रहे हैं। औद्योगिक विकास का थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर देते हैं आपके लिए ढंग से। हो जाओ, लिख लिया, फ्री हो गए। देखो दोस्तों, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अपने बात की थी, नोट्स लिखाने का काम कंप्लीट हुआ। रिवीजन का काम लेते हैं औद्योगिक विकास। दोस्तों, औद्योगिक विकासों की बात की जाए तो औद्योगिक विकास में सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि औद्योगिक विकास में कौन कौन सी आपकी औद्योगिक नीतियाँ आई। तो दोस्तों, सबसे पहले आप कहेंगे सर औद्योगिक नीतियाँ हमारे पास कौन कौन सी आई? तो सर आप कहेंगे कि सर हमारे पास औद्योगिक नीतियाँ एक सर आपकी 1948 में आई थी, बिल्कुल आई थी। एक आप कहेंगे सर एक 1956 में आई थी, और एक दोस्तों 1977 की औद्योगिक नीति आई थी, एक 1980 की औद्योगिक नीति आई थी, और एक 1991 की औद्योगिक नीति आई थी। बिल्कुल सर आई थी, कुछ नहीं करना। इस औद्योगिक नीति को कब आई थी? 6 अप्रैल 1948। आप याद कर लो, प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी? 6 अप्रैल 1948। इतना ही क्वेश्चन आएगा तो देखो। और भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इतना ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, ठीक है। 1956 वाली कर लो, कुछ नहीं है, डेट भी आई तो आई नहीं आएगी। कब आई थी? 30 अप्रैल 1956 को आई थी। द्वितीय औद्योगिक नीति इसलिए महत्वपूर्ण थी, इसलिए इसे मेग्ना कार्टा कहा गया। सबसे पहली बात तो इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्यों है मेग्ना कार्टा, क्यों कहा गया इम्पोर्टेंट? इसलिए है कि इसमें 3 लौह इस्पात कारखाने खुले थे। और 3 लौह इस्पात कारखाने की बात की जाए तो मैंने बहुत बार बता दिया है, राउरकेला, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। राउरकेला कहाँ पर थी? उड़ीसा में थी, और जर्मनी के सहयोग से खुली थी, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे भिलाई की, जो भिलाई जो कि कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, और रूस के सहयोग से खुली थी। एक अपन बात करेंगे दुर्गापुर की, या दुर्गापुरा की, जो कि पश्चिमी बंगाल में है, और ब्रिटेन की सहायता से ये लोह इस्पात कारखाने खुले थे। खत्म, ठीक है। तीसरी जब मैं बात यूज करता हूँ 1977 वाली की, मोस्ट है 1977 वाली, क्योंकि इसमें जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना होती है। जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किस योजना में होती है? औद्योगिक नीति में। तो आपको वैसा तीसरी औद्योगिक नीति में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना होती है। और राजस्थान में वर्तमान में 36 जिला उद्योग केंद्र है, 36 जिला उद्योग केंद्र है, और इसकी घोषणा जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा की गई थी। ओके, 1980 की बात करें दोस्तों, तो 1980 वाले में कुछ ज़्यादा खास नहीं था। छोटे उद्योगों में ग्रामीण या जो अभावग्रस्त थे, रोगग्रस्त थे, बीमार थे, उनमें इनमें अध्ययन दिया गया था, और इसकी घोषणा प्रणब मुखर्जी द्वारा की गई थी। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। 1991 वाली की घोषणा पी चिदम्बरम द्वारा की गई थी। इस समय आपके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इस समय प्रधानमंत्री पी नरसिम्हा राव थे, और आर्थिक सुधारों के जनक भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। और अपन ने इसमें बात की कि वर्तमान में जो लाइसेंस लेने वाले उद्योगों की संख्या कितनी है? आप कहोगे सर 4 है। आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? 2 है, मैंने बता दिया गया है। और इस औद्योगिक नीति में एक अपने को क्या विनिवेश पर बल दिया गया, अवमूल्यन किया गया, ठीक है। ये इस प्रकार 1991 की औद्योगिक थी। एक MRTP एक्ट आया था 1969, फुल फॉर्म मैंने बता दिए, हेडलाइन लगा लगा के। मोनोपोली रेस्ट्रिक्ट ट्रेड एक्ट प्रैक्टिस एक्ट बता दिया 1969। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 आया था। फिर मैंने एक आपको फेमा भी बताया था, फेरा था, और फेरा की जगह आपने क्या किया था? फेमा, फेरा 1973 था, फेमा 1973, फेमा 1999, ये भी मैंने आपको बता दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार ये तो थी दोस्तों आपकी औद्योगिक नीतियाँ। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सर। अब दोस्तों अपन ने इन औद्योगिक नीतियों के बारे में बाद में दोस्तों अपन ने क्या पढ़ा था
MSME वाला पढ़ा था, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के बारे में भी थोड़ा सा अपना अध्ययन किया था। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। एक था माइक्रो, एक था स्मॉल और एक था आपका मीडियम, कुछ नहीं था। MSME था, MSME एक्ट की बात की थी। MSME एक्ट 2006 है, जो मैंने आपको बता दिया है। फिर अपने बात की थी कि भाई इसमें मैं निवेश कितना करूं, कुछ नहीं याद करना था। निवेश कर दो, 1 करोड़ कर दो, 1 करोड़ कर दो, 10 करोड़ कर दो और 50 करोड़ कर दो निवेश। और आना कितना चाहिए, टर्नओवर 5 गुना आना चाहिए। 250 करोड़ रुपए आना चाहिए, 50 करोड़ रुपए आना चाहिए और 5 करोड़ रुपए आना चाहिए। तो ये बात हो गई। मेरी डोरी बहुत अटकती है यार, एक तो ये पीछे है ना, ये दिक्कत करती है। ठीक है, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज कितना हो गया, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, ये इनका 5 गुना ये हो गया है। MSP एक्ट भी ये भी हो गया है। एक नायक समिति, आमिद हुसैन समिति उद्योगों से संबंधित है। नायक समिति 1992 में आई थी, हामिद हुसैन समिति 1995 में आई थी, लघु उद्योगों से संबंधित है। दोस्तों ये अपना हो गया। फिर दोस्तों अपन ने देखे थे कुछ उद्योग, वो देखे थे बैंकों के बारे में देखा था। बैंक देखा था, एक तो अपने देखा था IDBI और एक आपने देखा था SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और ये देखा था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, उद्योगों को ऋण देता है दोस्तों, औद्योगिक इकाइयों को क्या करता है, ऋण देता है। इसमें मिलेगा तो आपको ये छोटे उद्योग जहां आएंगे तो आपको इस ऑप्शन के साथ जाना है। छोटे उद्योगों को क्या देता है दोस्तों, ये ऋण देता है। या ये आपके माइक्रो स्मॉल और मीडियम तीनों उद्योगों को क्या देता है, ऋण देता है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराता है, वो आपका है SIDBI बैंक। SIDBI बैंक जिसकी स्थापना आपकी दोस्तों 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और इसका हेड ऑफिस कहाँ है दोस्तों, लखनऊ है। SIDBI के तहत दोस्तों एक योजना चली है और उस योजना का नाम है मेरा मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, जिसकी स्थापना या जिसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया था। तो कौन सी योजना थी दोस्तों, मुद्रा, 8 अप्रैल 2015। तो इस योजना में सर क्या होता है, इस योजना में दोस्तों होता है आप 50,000 रुपये तक लेके 10 लाख तक की क्या ले सकते हो, ऋण सुविधा ले सकते हो। फिर अपने इसमें 3 भागों में ऋण कैटेगरी को भी बांटा था। मैंने बताया था सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है, बताइए, शेष अवस्था होती है ना, फिर कौन सी होती है, किशोरावस्था, और फिर कौन सी होती है, तरुण अवस्था होती है। तो इनमें अपने लोन की राशि भी देखी थी, 50,000 तक देखी थी, 50,000 से 5 लाख देखी थी और 5 लाख से 10 लाख तक देखी थी। तो दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ कुछ नहीं बाकी छोड़ा होगा, मैंने पूरा आपको XYZ बता दिया, पूरा कंप्लीट बता दिया है। फिर दोस्तों अपन बात की थी IDBI की, जो कि एक निजी क्षेत्र का बैंक था। इसके मैंने आपको बता दिया था अक्टूबर 2004 में इसको लिमिटेड में चेंज किया गया। फिर LIC ने इसकी 51% से अधिक अंश पूंजी का 51% राशि ले भी ली थी। तो IDBI की बात करें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना आपकी 1992 हुई थी, उसका भी प्रवर्तक कौन है दोस्तों, IDBI है। और IDBI की स्थापना दोस्तों आपकी जुलाई 1964 में हुई थी। वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनने के चांस है। उतारो दोस्तों, उतारो, क्या रेस्ट करने दो थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, ये पूरा हो चुका है। और फिर अपन ने इसके बारे में IDBI, इसके बारे में अपने पढ़ लिया। फिर दोस्तों अपन ने पढ़ा था सेंट्रल CPSE, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने देखा था कि वर्तमान में 14 महारत्न कंपनियां हैं। कितनी है, 14 महारत्न कंपनियां हैं। इसमें अपन ने ये भी देखा था कितना उनका वो होना चाहिए, तो आप याद करेंगे 5,000, 15,000 और 25,000, इस प्रकार आप याद कर लेंगे। टर्नओवर ये जो भी है ये याद कर लेना। इसमें अपने 14 महारत्न कंपनियों के बारे में भी बात कर ली, जो आप याद कर लेना। भेल, सेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल्स, पावर ग्रिड, पावर, एक और है, एक एरोस्टोपेंस है, वो याद कर लेना। इस प्रकार आप सारी याद कर लेना। फिर अपने वो ये महारत्न वाली कंपनियां, महारत्न जो आपकी शुरू हुई थी मई
2010 में ऐसे डाटा पूछने की संभावना बहुत कम है। महारत्न कल्याणा, फिर नवरत्न और मिनी रत्न, जिनकी डेट एक ही है। महारत्न ये कब हुई थी? 1997 में हो गई थी। और महारत्न वाली कब आई थी? 2010 में आई थी। और महारत्न और सॉरी ये मिनी रत्न और नवरत्न जो पहले शुरू हो गई थी आपकी 1997 में हो गई थी। कौन कौन सी? मिनी रत्न और नवरत्न तो हो गई दोस्तों आपकी शुरुआत कब हो गई थी इनकी? 1997 में भी हो गई थी। और जो आपकी महारत्न है इसकी शुरुआत दोस्तों आपकी 2010 में हुई थी। और महारत्न कंपनियां वर्तमान में कितनी है? 14 है। और नवरत्न आपकी कितनी है दोस्तों? 24 है। ठीक है। और मिनी रत्न बहुत सारी है, बढ़ती रहती है, घटती रहती है, इसलिए मैंने इनकी आपको संख्या नहीं बताई है। दोस्तों ये था औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो कि मैंने बहुत ही बेखूबी से, बहुत अच्छी तरह से आपको करा दिया है। फालतू मैटर नहीं लिखाने की पूरी कोशिश की गई है कि बच्चों को एक्स्ट्रा मैटर, फालतू मैटर नहीं लिखाया जाए। कैसा लगा दोस्तों आपको हमारा ये सेशन? मस्त रहो, हंसते रहो। मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।